हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड देखा था कि फॉरेन ट्रेड पर डेमोग्राफिक कंडीशन देखा था। फॉरेन ट्रेड उसके भी पहले वाला हमारा वीडियो था। तो इन सारे सेक्टर्स में हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पर, मतलब कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स थे वो कैसे वर्क कर रहे थे। नाउ अब हम आते हैं अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, की जो ऑक्यूपेशन है, ओके, ऑक्यूपेशन का मतलब कि जो लोग काम करते हैं। अब जो डिफरेंट काम है वो कैसे डिवाइडेड था अमंग डिफरेंट पीपल, ओके, वो चीज हम देखने वाले हैं अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ये भी सेम हमारा उसी टाइम पर हम चलेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वही हमें क्या बता रहा है, वही हमें बता रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि इंडिपेंडेंस अभी आया नहीं है, इंडिपेंडेंस आने के टाइम, मतलब कि जब इंडिपेंडेंस मिला था उसकी ईव पर जो है हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी, ओके। तो बस ये उसी का एक और टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। So occupational structure refers to distribution of working persons across different industries and sectors। क्या है ये हमारा occupational structure? डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट जो वर्क है उसका, ठीक है। मतलब कि जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से कोई ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करते हैं, कोई सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, कोई हैं जो कि किसे बिलोंग करते हैं, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, राइट। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप लोगों को पता होगा ना, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तो बहुत ही कॉमन है ये तीनों सेक्टर्स, एंड आई नो कि आप लोगों को ये चीज़ें तो पता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो आ जाएगा, राइट। जो हमारा सेकेंडरी है उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाएगा, एंड जो हमारा टर्शरी है उसमें क्या आता है, सर्विस सेक्टर। तो ये जो है ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ओके वही मतलब होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अब जब ब्रिटिश टाइम था, ओके, जब ब्रिटिश रूल था, आई एम सॉरी, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारी कंट्री का वो हमें देखना है। स्टूडेंट, सर्विस सेक्टर जो है वो आज की डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ग्रोथ उसमें दिख रही है, राइट। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर नहीं होता था, बहुत ही रेयर केसेस में आप लोगों को सर्विस सेक्टर मिलता था, राइट। ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या आपको कोई बैंक्स मिलती थी? नहीं मिलती थी। जो अमाउंट है वो खुद, जो जिसके पास भी मनी है वो खुद उसे संभाल के रखता था। ये कोई बात नहीं होती थी तब कि आप डिपॉजिट कर दो या फिर आप जो है विड्रॉ कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट से, लोन मिल सकता है आपको बैंक से, ये चीज़ नहीं होती थी। अगर लोन भी किसी को लेना होता था तो वो किसके पास जाते थे? जो विलेज के एकदम टॉप वाले जो पीपल होते थे, जिन्हें माना जाता था कि इनके पास तो पैसे होंगे ही, उनके पास जो है छोटे छोटे जो मतलब कि जो पुअर लोग थे वो लोग जाते थे और उनसे जो है अमाउंट, आई मीन टू से मनी लेते थे क्रेडिट पर, राइट, और उसे वो यूज करते थे। एंड देन जब टाइम आता था, मेच्योरिटी आती थी, मतलब कि वो सेम केस वही चलता था कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वापस उसे रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में बैंक में चलता है। लेकिन उस टाइम पर बैंक नहीं थी, ओके। सो उस टाइम पर क्या था कि जो पुअर पीपल थे वो जाते थे और वो लोग किसी भी एक, जिसके पास में पैसे होते थे, मतलब कि जो विलेज का हम बोल सकते हैं सबसे मुखिया होता था, उसके पास में तो रहते ही थे, उनसे वो क्या करते थे, बोरो कर लेते थे, ओके। तो उस टाइम पर जो है सर्विस सेक्टर तो हमें इतना दिखता नहीं था, सर्विस सेक्टर नेग्लिजिबल ही था। जैसे कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज हम बोलें तो हेल्थ फैसिलिटीज भी एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होगी हमारी, राइट। तो वो जो सर्विस है वो उस टाइम पर बहुत ही रेयर थी। अभी हम लोगों ने अपने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में भी, तो हमें पता है कि उस टाइम पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज भी इतनी नहीं हुआ करती थी। तो वही चीज की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही रेयर है। क्या उस टाइम पर बहुत आपको अबेंडेंट क्वांटिटी में टीचर्स दिखते थे? नहीं दिखते थे भाई, तब तो इलिटरेसी इतनी थी कि टीचर्स कहाँ से आएंगे। जो कुछ लिटरेट थे उसमें से कुछ 1-2 टीचर बन के और कुछ और बच्चों को या
जिसे पढ़ना है उसे पढ़ा देते थे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो टीचर्स भी नहीं दिखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें ही हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा डिवाइडेड थी। हमारे जो सर्विस सेक्टर है, दैट मीन्स जो टर्शरी सेक्टर है, उसमें आपको बहुत ही रेयर क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क करने वाली, राइट। और उसके बाद भी अगर देखें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, दैट मीन्स जो सेकेंडरी सेक्टर था, उसमें कम हम बोलेंगे कि कम पॉपुलेशन वर्क करती थी एज कंपेयर टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज हमें पता है कि पहले से ही जो है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो है डोमिनेट किया है बाकी सारे सेक्टर्स को। बहुत 1/2 ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो किस पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपकी जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट था और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। During the colonial period, the occupational structure of India showed little sign of change. अब देखो, हम लोगों ने अभी तक देखा हर एक सेक्टर जो हमने पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा है, हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो भी वर्क हुआ वो सारा वर्क किसकी बेनिफिट के लिए हुआ था, उनकी पर्टिकुलर उनकी जो इकोनॉमी थी उसके लिए, राइट। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करा, उनकी इकोनॉमी के लिए किया। तो हम यही बोल रहे थे कि जो इंडियंस हैं, जो इंडिया का हम बोलें कि जो रॉ मटेरियल है, जो इंडिया के लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ और ब्रिटिशर्स ने उसे एक्सप्लॉइट करके क्या किया कि उनकी कंट्री के लिए, जो उनकी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसे जो है डेवलप करने में यूज किया, राइट। एंड जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसके लिए कुछ नहीं किया। हम लोग अभी तक यही देखता है, लेकिन जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कुछ स्लाइट चेंजेस देखने को मिले ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर इट मींस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर तक जाने का जो रूट है वो किसने दिखाया, वो दिखाया ब्रिटिशर्स ने, राइट। ये जो इंडस्ट्री है ये एक अच्छे से हम बोल दें कि एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में इंडस्ट्रीज कौन लेके आए, ब्रिटिशर्स लेके आए। पहले जो इंडस्ट्रीज थी, पहले मतलब कि ब्रिटिशर्स के पहले क्या इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो लोग थे वो अपने ही एंड पे जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे और उसे सेल करते थे। वो एक बहुत ज्यादा वेल स्टैब्लिश्ड नहीं थी। लेकिन आफ्टर ब्रिटिश या फिर मैं बोलूँ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ हुई। ओके, हाँ ये चीज़ हम बिल्कुल बोलेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा ग्रो होने नहीं दिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को एक फिनिश्ड गुड के मार्केट में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी है। यहाँ से रॉ मटेरियल जो थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे और जो फिनिश्ड गुड्स थे वो क्या किए जाते थे, इम्पोर्ट किए जाते थे। लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्टिंग कहाँ देखी हमने, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे देखी। ओके, पूरे अप्स एंड डाउन सारे आए कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से वापस एग्रीकल्चर पर गई, ये सारी चीज़ें हम अपने पुराने वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स तो आए, लेकिन फिर भी उस टाइम पर जो है हमारी कंट्री में हमने क्या देखा, लिटिल साइन ऑफ चेंज देखा था। ओके, The state of occupational structure during the British rule can be summarized as, अब देखते हैं कि जो उस टाइम का हमारा occupational structure था उसको हम कैसे summarize कर रहे हैं। ओके, predominance of primary occupation, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर पॉइंट का predominance of प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब आप ये समझ लो कि प्राइमरी सेक्टर आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस मतलब क्या, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो पहले से ही डोमिनेट करते हुए आ रहा है हमारी कंट्री को। ओके, डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर सेक्टर की ही ज्यादा चलती थी एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर। अब उसकी चलती कैसे थी,
सिंपल सा इसका रीजन है कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर, राइट। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि हमारी जो कंट्री थी उसमें हमने प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, ओके। So the agricultural sector accounted for the largest share of workforce with approximately 75%. The manufacturing and service sectors accounted for the remaining 25%. अब देखो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आ गया और सर्विस सेक्टर भी आ गया, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 25% शेयर है। मतलब कि जो आपके 3 सेक्टर्स थे उसमें से एक जो मेजॉरिटी शेयर है 75% का, वो सोलली किस पर था, हमारे प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। और जो बचे हुए हमारे दोनों सेक्टर थे, सेकेंडरी और टर्शरी, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 25% शेयर ही था, ओके। सो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था हमारी इकोनॉमी का जब हम बात करते हैं किसकी, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की, ठीक है। इन पिक्चर्स में आप दोनों सेक्टर्स देख सकते हो, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो, ओके। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसे हम कैसे समराइज कर सकते हैं। सो रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, रीजनल से क्या मतलब समझ में आ रहा है, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एरियाज, ठीक है। रीजन को अगर मैं एरिया बोल दूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आई गेस। सो एरिया ऑन एरिया वेरिएशंस थे, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था, दूसरे एरिया में दूसरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। जैसे कि जो पंजाब है उसमें फार्मिंग सेक्टर ज्यादा था, और जो हमारा हम बोल दें कि कोलकाता है उसमें हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा डोमिनेट करते हुए देखा। तो देखो रीजन ऑन रीजन जो है वेरिएशंस देखने को मिले, हर एक डिफरेंट एरिया में जो है हमने डिफरेंट ऑक्यूपेशन देखा, ओके। So another striking aspect was the growing regional variations. Growing regional variation से क्या समझ रहे हैं कि आपका ये जो regional variations था, एरिया ऑन एरिया जो आप लोगों को variations दिख रहे थे वो ग्रो कर रहे थे, ओके कम नहीं हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जो है वो सेक्टर चल रहा है, ठीक है, दूसरे एरिया में दूसरा ऑक्यूपेशन चल रहा है और वो दोनों अपने अपने में ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब में हमने बोला कि फार्मिंग सेक्टर इंक्रीज हो रहा था, तो वो फार्मिंग जो है वो इंक्रीज चल रही थी, और इधर कोलकाता में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना हो रहा है। तो दोनों में जो वेरिएशंस है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पहले मान लो पंजाब एंड जो कोलकाता है उसमें हम ले लें कि पंजाब में पहले 30% जो था वो फार्मिंग थी और केरला में 20% फार्मिंग थी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फार्मिंग का ले रही हूँ, उसके बाद में पंजाब में जो है फार्मिंग सेक्टर इंक्रीज हो गया, ये मान लो 30 से कहाँ चला गया, 50% पे चला गया। एंड कोलकाता में किस चीज का इंक्रीज देखा था हमने, मैन्युफैक्चरिंग का, राइट। तो कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे फार्मिंग कम हो रही है, तो ये जो है ये 10% से मान लीजिए 15% पे गया। फिर यहाँ पर ये जो पंजाब है उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ फार्मिंग सेक्टर में, ये हो गया हमारा 75% का, और ये आ गया हमारा 8% का, ठीक है। तो अब देखो रीजनल वेरिएशन इंक्रीज होते गए। पहले सबसे स्टार्टिंग में अगर हम वेरिएशन देखें, मतलब कि दोनों में डिफरेंस देखें, तो एक था 30%, एक था 20%। उसके बाद में जब ये इंक्रीज हुआ तो 50% एंड 15%, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% का डिफरेंस था, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया हमारा 35% का डिफरेंस, राइट। फिर और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो और बढ़ गया, राइट। तो ये जो वेरिएशन है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यही मतलब हो रहा है हमारे रीजनल वेरिएशन से, ओके। सो द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल witnessed a decline in dependence of workforce on the agriculture sector with a
commensurate increase in the manufacturing and service sector। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स थे स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस था वो डिक्रीज होता गया, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जो में जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी वो इंक्रीज होते गई। इट मीन्स अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जा रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, सर्विस सेक्टर में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इन जगहों पर हमने ये पर्टिकुलर जो है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखा। अब अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, सो हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम there had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, अब एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ? ओडिशा, पंजाब एंड राजस्थान में। तो ये रीजनल वेरिएशन इंक्रीज हुआ इन स्टेट्स के कंपैरिजन को। अगर इन स्टेट्स को हम कंपेयर करें इन स्टेट से, तो इनके बीच का जो वेरिएशन है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और यहाँ पर जो है वो इंक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, उसमें काफ़ी हमने चेंजेस देखे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर चेंज हो रहा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो खुद इंक्रीज हो रहा है कुछ स्टेट्स में। तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं that during colonial period the occupational structure of India showed little sign of change। okay, so I hope students की जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारी कंट्री का। ओके, बहुत ही इजी सा टॉपिक था एंड बहुत ही हम बोल सकते हैं छोटा सा टॉपिक था हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, अभी तक हम लोगों ने नेगेटिव पॉइंट्स तो काफ़ी देखे, मतलब कि हम लोगों ने इसके पहले जो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे उन टॉपिक्स में हमने देखा था कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जो कि उन ब्रिटिशर्स ने की है। ओके, ब्रिटिशर्स का हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब वो बात अलग है कि उन्होंने उनके काम के लिए की थी, हमारे लिए नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री का तो डेवलपमेंट हुआ ही था। ओके, सो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी किए, और ये चीज़ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पर। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे होता था, कैसा था। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए और उस टाइम पर कैसा था, फिर कैसा हो गया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो आई गेस कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक और बार देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ओके, सो द बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ अ बिजनेस, रीजन और अ नेशन। ओके, क्या है स्टूडेंट्स? ये फिजिकल सिस्टम है किस चीज़ का? बिजनेस का, रीजन का या नेशन का। ओके, ये होते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे मैम आपने जो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी इससे अच्छा तो आप नहीं देते तो अच्छा होता, क्योंकि जो पता है वो ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगने लगी। ऐसा हुआ? तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम से क्या मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिजिकल तो समझ में आ रहा है ना, बस वही कुछ आप ऐसे आइटम्स देख लो जो कि फिजिकल अपीयरेंस हो उनका। अब ये कुछ बेसिक फिजिकल सिस्टम है, मतलब कि कुछ बेसिक फिजिकल आइटम्स हैं जो कि एक बिजनेस में होना चाहिए, एक नेशन में होना चाहिए या एक रीजन में होना चाहिए। एग्जाम्पल, बिल्डिंग।
बिल्डिंग जो है स्टूडेंट्स वो एक बेसिक फिजिकल सिस्टम है। यस ऑफ कोर्स, बिल्डिंग के बिना एक बिजनेस वर्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट? बिल्डिंग से हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि हमें 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, वो नहीं। बिल्डिंग मीन्स एक कोई भी आपका रूम जिसमें रूफ हो, जिसके अंदर बैठ के आप काम कर रहे हो, ओके, वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी बिल्डिंग, ठीक है? बिल्डिंग में मतलब हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं अभी इस चीज को समझने के लिए। सो बिल्डिंग के बिना क्या आपका कोई बिजनेस वर्क कर सकता है? नहीं। क्या आप बिल्डिंग के बिना सरवाइव कर सकते हो? मतलब सरवाइव इन द सेंस क्या आप रह सकते हो? नहीं। अगर बारिश आ रही है तो आपको कौन बचाएगा बारिश से? बिल्डिंग बचाएगी। आपको धूप से कौन बचाने वाला है? बिल्डिंग बचाने वाली है, राइट? तो बिल्डिंग इज द बेसिक फिजिकल सिस्टम। बिल्डिंग में हमारा हाउस भी आ गया। हाउस इज व्हाट? एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ये जो है ये एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? असेट होते हैं, ओके, जो कि हमें फर्दर जो है यूज आते हैं या उनका हम यूज कर सकते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो वो फिजिकल हमारे असेट्स हो गए जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रहे हैं। बिल्डिंग अगर है एक किसी भी इंडस्ट्री की तो वो जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है? अगर बिल्डिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो वर्क कैसे करेगी, राइट? अगर इंडस्ट्री को वर्क करवाना है तो उसके अंदर जो है, अगर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको वर्क फोर्स भी चाहिए, इट मीन्स लेबर भी चाहिए, मशीनरीज भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, आपके जो ऑफिसेज एंड डिफरेंट डिफरेंट वो भी चाहिए। तो वो सब एक कहाँ से आएंगे? ऐसी हवा में तो आप नहीं रख सकते ना कि बस आपने जो है लैंड पे मशीनरीज रख दी और लेबर को बोल दिया कि यहाँ पे काम कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल्स को आप खुले में नहीं रख सकते। वेदर कंडीशन कब चेंज हो जाए, कब वेदर जो है वो चेंज हो जाए और आपके मटेरियल्स जो है वो खराब हो जाए, तो ये चीज हो नहीं सकती। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल्डिंग को फॉर्म करते हैं। बिल्डिंग इज व्हाट? एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? फिर आएगा, और अगर हम एग्जाम्पल्स लें, रोड। रोड इज अ बेसिक फिजिकल सिस्टम। रोड के बिना आज की लाइफ पॉसिबल है क्या? अगर आप लोगों से पूछूं तो आप बोलोगे नहीं है, ओके? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक किसी विलेज में जाना, एक किसी ऐसे विलेज का टूर लगा के आना और ऐसे विलेज में जाना जहां पर वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड ना हो, ऐसे वाले विलेज में जाना, आप क्या बोलोगे? अगर आप बिल्कुल एक सिटी में बॉर्न हुए हो या सिटी में ब्रॉटअप हुए हो तो आप बोलोगे कि मैम जो है ना विलेज सूट नहीं हुआ हमें, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं, हम तो नहीं रह सकते। ये कोई रोड थी? पूरे टाइम ऊपर नीचे हो रहे थे हम लोग, अप डाउन चल रहा था, इतने उसमें पत्थर थे और जो था वो बिल्कुल भी प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं था। ऐसे कैसे लोग रह लेते? इतने सारे मुझे क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। जो ऑलरेडी एक विलेज में रहता होगा वो बोलेगा कि यार हमारे लिए तो ये हैबिचुअल है, हमें तो पता ही है। लेकिन जो विलेज में रहता है अगर उसे हम कोई अच्छी सी सिटी में लेके आए जहाँ पे बढ़िया रोड्स वोड्स हैं तो वो क्या बोलेंगे कि यार ये भी कोई लाइफ होती है। यहाँ पे देखो कितनी मस्त स्मूथ सी रोड है, यहाँ पे कोई आपको जो है धक्के नहीं लगते जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से ट्रैवल कर लेते हो। तो ये एक बेसिक फिजिकल सिस्टम है, राइट? रोड जो है वो एक बेसिक चीज है। रेलवेज हो गई तो रेलवेज इज व्हाट? योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? यही हमारे रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ओके, बिल्डिंग, ये सब क्या है? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसे असेट्स जो कि हमें जो है हमारी जो लाइफ है उसे इजी बना देते हैं, ठीक है? वो सारे क्या हो गए? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। So the infrastructure facilities during British rule were very poor. Infrastructure facilities कैसी थी? Very poor थी। क्या ये very poor देख के आप लोगों को कुछ नई वाली फीलिंग तो आई नहीं होगी? बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सब में हम यही देख रहे थे कि अच्छा ये फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, ये फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, ये पर्टिकुलर सेक्टर भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो मतलब ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ भी सही नहीं था, है ना? तो वही सेम चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी जो कंडीशन थी वो भी बहुत ही पुअर थी, ओके? Some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, air transport, post and telegraph.
लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए, बिल्कुल किया है। ओके, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है ये सारी चीजें की, रोड्स बनाई, रेलवेज बनाई, पोर्ट्स बनाए, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें उन्होंने जो है डेवलप की। लेकिन रीजन क्या था इस डेवलपमेंट का? हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को ठीक करने तो आए नहीं थे, इंडिया को डेवलप करने तो आए नहीं थे। क्यों आए थे? उनकी कंट्री को डेवलप करने के लिए, उनकी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, राइट? तो फिर हमारी कंट्री में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने? रीजन क्या है स्टूडेंट्स इसका? सिंपल सा इसका आंसर है, एक ही रीजन है क्यों डेवलप किया। बिकॉज ये सारे जो हमारे पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर थे ये ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे, ये ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए। ये किसी भी इंडियन डेवलपमेंट के मोटिव से नहीं बनाए गए। ये किस मोटिव से बनाए गए कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है या जो ब्रिटिशर्स के काम है वो इजीली हो जाए, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि रोड्स बनाई तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रेवल करना मुश्किल हो रहा था ब्रिटिशर्स के लिए विदाउट रोड्स, तो उन्होंने रोड्स बना दी। जहां जहां पर उन्हें रिक्वायरमेंट थी उन्होंने रोड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है कि अब भाई रोड बना दो, अब देखा जाएगा, हमारा जो काम है वो हो जाएगा। ओके, जहां पर ब्रिटिशर्स को कोई काम नहीं था वहां पे उन्होंने रोड्स बनाई भी नहीं, वहां का जो एरिया था वो अंडर डेवलप्ड ही था। ओके, और सेम वे में जो दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी किस मोटिव से डेवलप किए गए या बनाए गए? तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए। ओके, so the main aim motive behind such infrastructure development was to serve various colonial interest। किससे सर्व कर रहा था ये जो various infrastructure development थे? वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को। जो कॉलोनियल का मतलब आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स हैं। सो कॉलोनियल के इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए जो है ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उन्हें सर्व कर रहे थे। ओके, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड बिलो। ओके, मतलब कि इस डिस्कस्ड में अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर जो स्टेट था इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कैसा था। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए थे और क्या था उस टाइम पे। ठीक है, सो द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। नाउ देखो, जो ब्रिटिशर्स है स्टूडेंट्स वो भी कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं थे। ओके, वो लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग इंडिया की वेल्थ को, या फिर हम बोलें कि इंडिया के जो गुड्स हैं उनको हम चीप रेट्स में यूज़ कर उनकी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी को डेवलप करें। तो अब यहाँ पर स्केरसिटी ऑफ फंड्स भी आया। ओके, स्केरसिटी ऑफ फंड्स का मतलब क्या हुआ? स्केरसिटी ऑफ फंड्स का मतलब हुआ कि जो मनी था उसकी स्केरसिटी थी। ठीक है, एकदम ऐसे अनलिमिटेड क्वांटिटी में मनी नहीं था उन लोगों के पास में भी कि वो हमारी कंट्री में रोड्स बनाए। ठीक है, और रोड्स क्यों बना रहे थे? रोड्स बना रहे थे सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट के लिए। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रोड का फॉर्मेशन किया जहां पर उनके जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट थे वो पूरे हो रहे थे। जैसे कि अगर कोई विलेज है वहां पर हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें कोई अगर काम नहीं है तो ब्रिटिशर्स ने वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, रोड का फॉर्मेशन नहीं किया। लेकिन जहां जहां पर रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि उनके काम आने वाली थी, वहां पर उन्होंने जो है रोड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, the roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army and shifting raw materials। ओके, अब किया क्यों? रोड को क्यों बनाया गया? तो ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो गुड्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रोड्स हैं उनका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है,
कोई इसलिए नहीं किया गया था कि लोग जो हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो जनरल पब्लिक है उन्हें प्रॉब्लम होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने में, इसलिए हम फॉर्म कर दे, इसलिए नहीं किया था। ये जो है रॉ मटेरियल्स या कोई भी डिफरेंट आइटम्स हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, अगर हम उस टाइम की रोड की बात करें तो एकदम कोई बहुत सीमेंटेड रोड नहीं मिली थी जैसे कि हमें आज देखने को मिलती है। हाँ, रोज उन्होंने इस कंडीशन में तो बना ली थी कि उनका जो काम है वो तो पूरा हो ही जाए, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सीमेंटेड रोड नहीं दिखेगी, बल्कि एक प्लेन सी रोड दिखेगी जिसमें कि ठीक है थोड़े गड्ढे वगैरह कम है और थोड़ा सा स्मूथ जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ओके, there always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to rural areas during the rainy season. As a result, people living in these areas suffered badly during natural calamities and famines. अब देखो जो रोड्स बनाई वो एकदम हाई क्वालिटी की भी नहीं थी, ओके, वेदर कंडीशन से खराब भी हो सकती थी, एंड हर एक प्लेस पर जो है रोड नहीं बनाई गई थी, राइट। वही चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जितना कि उन्हें रिक्वायर्ड था। तो उन्होंने जो रोड का फॉर्मेशन किया वो एक तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली नहीं थी, तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो रोड्स जो हैं वो खराब हो जाती है, राइट। अगर हम आज की डेट में भी देखें तो जब बारिश होती है स्टूडेंट्स, तो आफ्टर रेनी सीजन अगर आप रोड देखोगे तो आपको रोड्स में काफ़ी गड्ढे देखने को मिलते हैं, राइट। और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप लोग भी अज्यूम कर ही लेते हो कि बारिश बहुत हुई है, रोड्स जो है वो खराब हो गई, तो आप उसका रीज़न क्या बताते हो कि बारिश बहुत हुई इसके लिए रोड्स खराब हो गई, राइट। तो अगर हम जब आज की डेट वाली जो रोड्स हैं जो कि सीमेंटेड रोड्स हैं, जब वो खराब हो सकती है, तो ये जो विदाउट सीमेंट की जो बनाई गई जो कच्ची रोड है वो तो ऑब्वियसली बारिश में क्या होंगी, खराब होंगी ही। तो जब बारिश में ये जो रोड्स हैं वो खराब हो रही हैं तो फिर वो वापस वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो जो रूरल पीपल हैं या जो रूरल प्लेसेस में रहने वाले लोग हैं वो लोग एक किसी भी सिटी टाउन या उनके नियर बाय प्लेस पर जो है ट्रैवल नहीं कर पाते थे ड्यूरिंग रेनी सीजन। और अगर कोई भी फ्लड, फेमाइन या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज भी आ जाए तो वो उनके लिए ट्रैवलिंग जो थी वो रुक जाती थी और वो ऐसे केसेस में भी क्या नहीं कर पाते थे, ट्रैवल नहीं कर पाते थे। ओके, तो रोड्स की कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हम कैसी बोलेंगे, कैसी थी, पुअर थी। ओके, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था रोड्स में, तो जो रोड्स थी वो पुअर थी, रोड्स जो थी वो अप टू द पॉइंट नहीं थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है यार, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है रोड्स वाला, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज रेलवेज। रेलवेज क्या होता है आप लोगों को पता है ना, बिल्कुल पता है। हमारी जो ट्रेन जहाँ पे चल रही है वही हमारा रेलवे है, राइट। सो रेलवेज जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ही किया। अब देखो ये कुछ पॉजिटिव है ना कि देखो रोड का जो है वो डेवलपमेंट किया या रोड को इंट्रोड्यूस किया गया, रेलवेज इंट्रोड्यूस किए गए। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास में रेलवे जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स के कि उस टाइम पर उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी, तो उसकी वजह से उसमें और फर्दर डेवलपमेंट कर करके आज की डेट में जो हैं वो अच्छे से, जो हम क्या बोलें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अच्छे से डेवलप हो गए हैं। ओके, so the most important contribution of the British rule was to introduce railways in India in 1850। रेलवेज कब इंट्रोड्यूस की गई स्टूडेंट्स, 1850 में, ठीक है। और ये हम बोलेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। ये चीज़, ये जो डेट है ये आप लोग अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो ईयर है मतलब वो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। 1850 याद रह जाएगा, इसे जब आप लिखोगे ना तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो भी चेकर होंगे उन पर, ठीक है। तो जो रेलवेज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो कि इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1850 में।
The railways affected the structure of Indian economy in two important ways. अब क्या two important ways हैं? Railways enabled people to undertake long distance travel. ये आप लोगों को पता है ना कि रेलवेज जो हैं उससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करना हो तो हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल लो, कोई पर्सन है दिल्ली में, उसे कहाँ जाना है? उसे जाना है केरला, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आप एयर ट्रांसपोर्टेशन को जो है अपनी पिक्चर में मत लाना। एयर ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स प्लेन्स जो है वो अभी हमारी केस में नहीं है, ठीक है। हमारे पास में सिर्फ रोड और रेलवे, यही दो जो है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। तो अगर दिल्ली से केरला किसी को जाना है तो वो रोड प्रेफर करेंगे या बाय रेलवेज प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी चीज़ है, बाय रेलवेज प्रेफर करेंगे, बिकॉज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई भी पर्सन क्या सोचेगा कि वो रेलवे का यूज़ करे, वो ट्रेन्स के थ्रू ट्रेवल करे, बिकॉज एक तो पहली चीज़ वो चीप होगी, दूसरी थिंग वो इकोनॉमिकल होगी, इकोनॉमिकल इन द टाइम, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगी एंड आप लोग सेफली आराम से पहुंच भी जाओगे आपके डेस्टिनेशन पे। वही चीज़ अगर हम कार या हम बोलें कि बाय रोड अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें वो जो है आपका जो पूरा ट्रेवल है उसमें आप लोगों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, उसके बाद में आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कॉस्ट का देखो कैसे बढ़ गया, एक तो आपके जो पेट्रोल चार्जेस हैं, डीजल चार्जेस हैं, वो लगने वाले हैं, कार का मेंटेनेंस करवाओ उतना, ठीक है, घूम फिर कर आए तो इतनी डिस्टेंस को आप कवर करोगे तो उतना मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा। और अगर वही चीज़ आप बाय रेल जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो तो इतना आपको नहीं करना है। उसके बाद में अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो जितनी भी नाइट लगेगी, ओके, मतलब कि जो नाइट स्टे है वो आपका ट्रेन में ही हो जाएगा, आपको नाइट स्टे के लिए कोई होटल बुक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको होटल भी बुक करना पड़ेगा एंड आपको जो है नाइट स्टे करने पड़ेंगे। कुछ टाइम के बाद में जो ड्राइवर है वो भी थक जाएगा, उसे भी रेस्ट चाहिए होगा, तो ऐसे कर करके आपका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम ट्रेन में देखें तो वो तो नॉन स्टॉप चलती जाएगी, सिर्फ उनके स्टेशन पे रुकेगी, कोई नाइट स्टे की प्रॉब्लम नहीं है, कोई खाने की दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी कौन सा हुआ? बाय रेलवेज इन स्पाइट ऑफ बाय रोड्स, राइट। तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना हो तो कोई भी पर्सन जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करेगा? वो ट्रेन को प्रेफर करेगा हमारे रोड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रेलवेज जो आई हमारे इंडिया में, उसकी वजह से क्या हुआ कि रेलवेज ने अनेबल किया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो अंडरटेक कर सके लोग, ओके। It enhanced commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of village economies in India. जो रेलवेज हैं रेलवेज के कारण क्या हुआ, जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें भी कमर्शलाइजेशन हुआ, ओके। अब कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एक किसी वीडियो में। अगर आप लोग बिल्कुल रेगुलर हो तो आप लोगों को पता होगा कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, कमर्शलाइजेशन में हम ये बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग पर्पस, राइट। कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना उसे सेल करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या हुआ? कमर्शलाइजेशन हुआ। अब जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो है वो सेल हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने दिल्ली केरला लिया, ठीक है, तो कोई अगर प्रोडक्ट या कोई अगर क्रॉप दिल्ली में प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे केरला में जाकर सेल कर सकते हैं, राइट, या हम उसे केरला में ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, वहां पर कोई एजेंट होगा वो उसे सेल कर देगा, राइट। तो देखो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गए हमारे प्रोडक्ट्स, तो इसकी वजह से ऐसी कोई ज़रूरी नेसेसिटी नहीं है कि सिर्फ जो आपके रीजन में गुड्स या जो आपके रीजन में क्रॉप्स प्रेफर की जाती है सिर्फ आपको वही प्रोड्यूस करना है। कोई सी भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हो, बिकॉज अब रेलवेज आ गया है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो गया है। आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो आपके आइटम्स हैं, जो आपका मटेरियल होगा, उसे आप जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ओके। सो जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें भी क्या आया? कमर्शलाइजेशन आया बिकॉज ऑफ रेलवेज।
Railways also promoted the foreign trade, but it benefited the Britishers more than the Indians. अब जो है रेलवेज जो है, रेलवेज ने फॉरेन ट्रेड भी क्या किया, प्रमोट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा हेल्प किया वो एज कम्पेयर टू इंडियंस। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स के ही ज़्यादा यूज़ आने वाला है इंडियंस के कंपैरिजन में, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने अगर रेलवे इंट्रोड्यूस की है, अगर रेलवे स्टैब्लिश की है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि उन्होंने उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये जो है स्टैब्लिश किया है, राइट। इंडियंस के लिए उन्होंने नहीं किया, ना ही इंडिया की इकोनॉमी के लिए उन्होंने किया। उन्होंने ब्रिटिश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या किया है, जो रेलवेज हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन किया, राइट। तो ये जो है फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प किए जो रेलवेज हैं वो, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो कि किसी रिमोट एरिया में हो, कोई एक रॉ मटेरियल जो कि किसी एक रिमोट एरिया में हो, वो ऐसी प्लेस तक पहुंचा देना जहां से वो ट्रांसपोर्ट हो सके दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो ये जो है रेलवेज ने फॉरेन ट्रेड जो है वो भी प्रमोट किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लेड ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें रेलवेज जो हैं उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का काम नहीं किया। प्रॉफिट का काम किसके लिए हुआ, प्रॉफिट का काम हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो है वो रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इंडियंस के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नहीं किया, ठीक है। अब वो जो वेल्थ यूज की गई, ओके, या जो वेल्थ या मैं बोलूँ जो मनी जो कि रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में लगाया, वो कहाँ से आया, क्या ब्रिटिशर्स उनकी पॉकेट से दे रहे थे, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स के पास में या ब्रिटिशर्स का जो मोटिव था वो बिल्कुल भी वेलफेयर या सोशल मोटिव नहीं था, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना था और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना था। तो वो उनके जो मनी है वो तो लगाने नहीं वाले हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की वेल्थ को ही यूज किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ठीक है। अब रेलवेज को उतना मेंटेन करना, उसमें जो है जो डिफरेंट उसको चलाने के लिए जो मटेरियल्स लग रहे हैं उन्हें लेना, तो ये सब जो है वो एक इकोनॉमिक लॉसेस में कन्वर्ट हुए हमारी कंट्री के लिए, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेलवेज है वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का, लेकिन उस टाइम के लिए जो रेलवेज हैं उसके कारण बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस आए थे हमारी कंट्री में, ओके। सो आई होप कि रेलवेज जो हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे रेलवेज हैं उनकी कंडीशन कैसे थी अंडर ब्रिटिश रूल, ओके। तो फिर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे स्टूडेंट्स, उन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसे भी इंट्रोड्यूस किया या उसे भी स्टैब्लिश किया। वैसे देखो ये कंट्रीब्यूशंस जो थे उनके या ये जो वो स्टैब्लिशमेंट्स कर रहे थे ये हमारी कंट्री के लिए क्या थे, बेनिफिशियल ही थे, लेकिन फिर भी बेनिफिशियल तो वो बाद में हुए, उस टाइम के लिए वो इतनी जो है हेल्प नहीं कर रहे थे किसकी, इंडिया की, ठीक है। अब एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया से मुझे ब्रिटेन, यूएस, यूरोप कहीं पर भी, मतलब कि अगर मैं बोलूँ रशिया, चाइना, अगर मुझे कहीं पर भी कुछ गुड्स पहुंचाना है तो मैं बाय रोड नहीं पहुंचाऊंगी, मैं या तो बाय एयर पहुंचाऊंगी या बाय वाटर पहुंचाऊंगी, राइट। बिकॉज जो है हमारी कंट्री जो है वो कोई सारी कंट्रीज से एकदम लिंक्ड नहीं है, बीच में क्या आते हैं, बीच में कुछ बैरियर्स आते हैं, राइट। पानी के बैरियर्स आ गए तो अब उस पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पानी में अपन कार तो चला नहीं सकते, ट्रक नहीं चला सकते, क्या चलाना पड़ेगा, शिप्स चलानी पड़ेगी, राइट। तो शिप्स का इंट्रोडक्शन, अगर वाटरवेज जो है वो कॉस्टलियर है या फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के हम बोल सकते हैं टाइप है जो कि स्टैब्लिश किए गए थे बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। So British government took measures for developing the water and air transport. However, their development was far from satisfactory. ठीक है, अब ये देखो हर एक चीज जो है स्टूडेंट्स, एक तो उस टाइम पे थे scarcity of funds, दूसरी चीज क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव था उनकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी नहीं।
तो जो सारी चीजें डेवलप की गई थी वो किस वे में थी या वो किसके लिए थी, वो सिर्फ उनके लिए थी। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन सब चीज़ों का उस टाइम पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ ये हम बिल्कुल बोलेंगे कि वो तब डेवलप हो गई थी, तो उसके कारण जो है हम आज देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो उस टाइम पर तो ये सारी चीज़ें कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं हुआ करती थी। ओके, सो आई होप कि एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। देखो इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला था नहीं, एक ये नॉर्मल से हमारे टर्म्स थे जिसे हमने देख लिया। ओके, देन कम्स कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, देखो कम्युनिकेशन भी एक ज़रूरी चीज़ थी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर, वाटर, रेलवेज सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया, वैसे ही कम्युनिकेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि अच्छा ठीक है रोड या रेलवे बना दी तो मुझे सिर्फ एक कोई मैसेज पहुंचाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए मैं पूरा उतना ट्रेवल करूं, राइट। तो उसे भी क्या किया गया, उससे भी सिंप्लीफाई किया गया। वो मैसेज हम डायरेक्टली एक प्लेस पर होकर दूसरी प्लेस तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टल सर्विसेज या फिर टेलीग्राफ्स। टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन्स हम बोल सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन्स। जैसे कि जो टेलीग्राफ है वो क्या है, टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टेलीग्राफ्स अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज यूजिंग वायर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, अब जो वायर्स है वो आपको फिजिकली दिखते नहीं है, लेकिन वो जो है वो आपका जो पूरा मैसेज वो जो क्या करते हैं पूरा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सेंड कर देते हैं। ओके, जो वायर्स है वो ऐसे अंडरग्राउंड है कि आप लोग उसे देखोगे नहीं, लेकिन फिर भी जो आपका मैसेज है वो पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, सो जो आपके टेलीग्राफ्स या फिर टेलीफोन्स है वो एक ही चीज हो गई। एंड पोस्टल सर्विसेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पोस्ट डाक, राइट, हिंदी में अगर मैं उसे बोलूँ तो डाक, लेटर या कोई भी रिटन फॉर्मेट में कोई भी अगर पार्सल सेंड करना है, कोई लेटर सेंड करना है, तो उसे हम लिख कर क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में देते हैं। पोस्ट ऑफिस वाला जो होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचवा देते हैं। हमारे जो पोस्ट है वो हमें खुद को ट्रेवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये जो है हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाता है इजीली, राइट। तो वो होते हैं हमारे पोस्टल सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन के अंडर हम क्या देखेंगे, कुछ हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का जो था वो इन्वेंट किए गए हमारे इंडिया में, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स यूज, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का काम हो इसलिए किया गया। इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचकर या इंडियन जो पीपल है उनके बारे में सोचकर ये नहीं किया गया। ये करने का मोटिव क्या था, कि ये करने का मोटिव था कि जो लोग जो उनके काम है वो आराम से हो सके। ठीक है, सो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. The introduction of the expensive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining law and order. अब देखो कोई भी लॉ या ऑर्डर जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करवाना है या हमें बताना है कि आपको ये चीज़ माननी है, तो हमें इन द सेंस ब्रिटिशर्स को, हमें नहीं, हम तो कुछ थे ही नहीं ना उस टाइम पे, जो भी थे भाई ब्रिटिशर्स ही थे, तो ब्रिटिशर्स को कुछ भी करवाना है। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो एक मेन लीडर है, वो अपने किसी एक पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करने को बोले कि आप ना, जैसे कि जो दिल्ली केरला है, ठीक है, हम वही लेते हैं, वो एक जो है ना वो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो उससे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है हमें कि एक जो ये ब्रिटिशर था, दिल्ली में जो है एक कोई लॉ का फॉर्मेशन हुआ या ये बोला गया कि इस लॉ को अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो लीडर था इसने इसके एक पर्सन को भेजा कि तुम जाओ भाई पूरी कंट्री में जो है इसे सेंड करवाओ या पूरी कंट्री में इसे बताओ। ठीक है, यहाँ पे केरला छोड़ दो, यहाँ पे हम जो है पूरी कंट्री में जो है इसको बताना है उस पर्टिकुलर लॉ को कि आपको अब ये इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या ये जो पर्सन है वो एक एक स्टेट में जाने वाला है? अगर ये होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये नहीं होगा, मान लो कि जो लीडर है उन्होंने 2-3 लोगों को भेज दिया,
ठीक है, जो पूरी कंट्री थी उसे 4 लोगों के बीच में डिवाइड कर दे कि आप लोगों को जो पूरा ये मैसेज है वो पहुंचाना है इन सारे सेक्टर्स में या इन सारे स्टेट्स में। तो अब ये 4 लोग जो है वो पूरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि फार प्लेसेस पर जा रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नियर बाय प्लेसेस पर जा रहे होंगे। तो जो नियर बाय प्लेसेस पर जा रहे होंगे वो वहाँ उन पर्टिकुलर जगहों पर तो जो लॉ और ऑर्डर है वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो दूर वाले स्टेट्स में जा रहे होंगे वहां पर जो ये लॉ एंड ऑर्डर है उसे इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा और वहां तक बात पहुंचेगी उसमें भी टाइम लगेगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई लॉ फॉर्म हुआ, ओके, वो लॉ फॉर्म हुआ, वो दिल्ली में फॉर्म हुआ, जो ब्रिटिश लीडर था उसने वहां के सिनेरियो को देख के एक लॉ को फॉर्म किया। अब हो सकता है कि वो लॉ सूटेबल नहीं हो किसी दूसरे प्लेस पर, तो अब ये चीज वापस इस लीडर तक जाएगी। ओके, एक पर्सन गया कोलकाता में, उसने बताया कि ये पर्टिकुलर लॉ है, लेकिन वो जो लॉ है वो कोलकाता में जो है इम्प्लीमेंट करने के लायक नहीं था। तो कोलकाता में जो लीडर था उसने उसी पर्सन को बोला कि अब तुम वापस जाओ तुम्हारे लीडर के पास में, मतलब हमारा जो मेन लीडर है उसके पास में, और उसे बताओ कि इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ये पर्सन जो है ये वापस कहाँ आया, इसके लीडर के पास में। फिर इसके लीडर ने इसे कुछ बोला कि अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, या तो ये चेंजेस कर लो, या फिर बोला कि जो भी हो वो तो वहां पे इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। तो अब ये पर्सन कहाँ गया, वापस गया यहाँ पे। अब देखो 3 बार आना जाना हुआ, कितना टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम लग गया, तब तक वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, और ये जो लॉ था वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना था। तो प्रॉब्लम आई ना। अब इसकी जगह पर सेम क्या कर दो, ये सारे लोगों को हटा दो। ठीक है, यही सेम कोलकाता लो और यही एक दिल्ली का लीडर लो, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, या पोस्ट से ज़्यादा बेटर विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफ, जो मैसेज है वो पहुंचाया। ठीक है, अब वो जो मैसेज है वो यहाँ पे पहुंचाया, कुछ भी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने, ये जो कोलकाता के जो लीडर थे उन्होंने वही उसी टाइम पर जो है वो मैसेज वो बोल दिया कि देखो इसको ऐसे इंप्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम है। अब वो चीज उसी टाइम उस लीडर ने सुनी, उस लीडर ने उसका सोल्यूशन बताया, काम जल्दी हुआ। वो जो सेम पर्टिकुलर ये जो प्रोसीजर है जिसने इतना टाइम लिया जब टेलीग्राफ्स नहीं थे, वही विद इन कुछ मिनट्स जो है ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये उस पर्टिकुलर लॉ का जो है पूरी हमारी कंट्री में जो है वो पहुंचा दिया गया, या कोई भी एक ऑर्डर पहुंचा दिया गया कि ऐसे जो है पर्टिकुलर हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चलेगी। राइट, तो डिफरेंस हुआ ना दोनों में। तो ये जो है टेलीग्राफ्स का जो क्या हुआ यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। ओके, एंड टेलीग्राफ्स के साथ साथ में क्या हुआ, पोस्टल सर्विसेज का भी इन्वेंशन हुआ। जो चीजें लगती है कि वो बाय पोस्ट जानी चाहिए वो बाय पोस्ट पहुंचा दी। अब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि छोटे आइटम्स हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन अब हम कोई बाय ट्रेन या बाय कार या बाय ट्रक नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी जो है पोस्टल सर्विसेज यूज करते होंगे, कभी ना कभी आपकी लाइफ में किया होगा आपने पोस्टल सर्विसेज का यूज, या नहीं किया होगा तो कभी ना कभी करोगे। अब जैसे कि मान लो आज की डेट का एक अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि मैंने कहीं पर जो है अप्लाई किया फॉर फर्दर माई एजुकेशन। ठीक है, अब मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे जो है मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है, वो सारी जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब कुछ वर्चुअल था, ऑनलाइन था, तो मेरा एडमिशन जो है वो हो गया। अब मुझे उस इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो सेंड करवा दीजिए, तो ताकि हम जो है क्या कर लें, उसे वेरीफाई कर लें। ठीक है, आपको खुद को आने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सेंड करवा दीजिए। तो मैं सेंड कैसे करवाऊंगी, मैं सेंड करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। मैं उनके एड्रेस पर जो मेरी कॉपीज़ हैं, जो मेरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ है, उसे पोस्ट करवा दूंगी, वो उन्हें मिल जाएगी, वो लोग उसे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पोस्टल सर्विसेज हैं ये कुछ हमारे आइटम्स को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। एंड आप लोगों को भी पता है कि टेलीफोन से पहले जो पोस्टल सर्विसेज है वो है, पहले लेटर का ज़माना होता था, फ़ोन तो सबके पास होते नहीं थे, क्या होता था, लेटर का ज़माना होता था। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती थी तो हम लेटर्स लिखते थे, उसे हम पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करते थे, फिर वो जो पोस्ट ऑफिस है वो लोग उस चीज़ को, उस लेटर को एक जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाते थे। राइट,
So the postal services, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. अब देखो क्या क्या रहा, ये inadequate रहा। ये चीज तो हमें पता ही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लेकर तो जरूर आई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके यूज के लिए कामयाब रही? ब्रिटिशर्स के यूज के लिए। जो जनरल पब्लिक है उनके लिए ये सारी चीजें इनएडिक्वेट ही रही, और पोस्टल सर्विसेज भी क्या रहा स्टूडेंट्स? इनएडिक्वेट ही रहा। ओके, सो आई होप कि ये जो कम्युनिकेशन वाला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो हमारे चारों हम लोगों ने जो पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज, रोड्स, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आई होप सो कि ये चारों आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। एंड इन चारों में कैसे इकोनॉमिक कंडीशन थी और कैसे हमारी कंट्री जो है वो वर्क कर रही थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नाउ रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब क्या रीजन थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के? रीजन आप लोगों को पता है क्या थे स्टूडेंट्स? ब्रिटिशर्स को जो है उनके काम के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ठीक है, रोड्स को डेवलप किया तो वो भी उनके लिए किया, रेलवेज किया तो वो भी उनके लिए किया, और बाकी की चीजें भी उन्हीं के लिए की। ठीक है, मतलब कि जो हमारे रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाला है उसमें हम बेसिकली यही बताएंगे कि जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया वो उसका जो यूज है या जो उसका मोटिव था वो क्या था? ब्रिटिशर्स को हेल्प करना। ओके, ब्रिटिशर्स का जो वर्क था उसमें कन्वीनियंस लेके आना। ठीक है, so the basic objective of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people but to serve their own colonial interest। ठीक है, जो ये basic purpose था स्टूडेंट्स वो क्या था? सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। जो कोई भी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने का मोटिव नहीं था। ठीक है, The roads were built for mobilizing the army within India and for drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or port and to send these to England or other lucrative foreign destinations। ठीक है, जो रोड्स बनाई वो किस लिए बनाई? ताकि जो उनकी आर्मी है उसे वो मोबिलाइज कर सके। ठीक है, किसे मोबिलाइज कर सके? उनकी आर्मी को। ओके, और जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा सके। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जो कंट्री में जहाँ पे पोर्ट्स या रेलवेज ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वहाँ से कहाँ पहुँचाना है? ऐसी जगहों पर पहुँचाना है जहाँ पर ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके अब्रॉड। ठीक है, तो ये रोड्स का कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है। देन रेलवेज क्यों कंस्ट्रक्ट की? देखो, रेलवेज भी ब्रिटिशर्स के यूज में आए इसीलिए कंस्ट्रक्ट की गई थी। सो रेलवेज वर डेवलप्ड बाय दी ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजंस। अब इसके क्या 3 रीजंस थे? टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। क्या करना है? कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखना था जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरी हमारी जो इंडियन टेरिटरी है उस पर। ठीक है, अब अगर वो सिर्फ ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन करते, ऐसे ही अगर वो घूमते तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता पूरा ये जो पूरा ट्रैवलिंग करने में। राइट, बाय रेलवेज वो जल्दी जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल कर सकते थे और देख सकते थे कि हाँ जैसा वो चाहते हैं वैसा काम चल रहा है या नहीं। ओके, to earn profits through foreign trade by linking railways with major ports। Now students, हमें पता है कि अगर फॉरेन ट्रेड करना है तो रेलवेज यूज नहीं आएंगी। फॉरेन ट्रेड करना है तो या तो वाटर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए या फिर एयर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। राइट, लेकिन वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट भी आपको हर एक जगह थोड़ी ना मिलेंगे। राइट, आपका इंडिया है थोड़ा मतलब कि थोड़ा ज्यादा बुरा सा डायग्राम है, उसे इग्नोर करना, हमें जो समझना है हम वो समझते हैं। ठीक है, आपका जो इंडिया है क्या उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट पूरी कंट्री में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, तो क्या मध्य प्रदेश से आप कोई भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो अब्रॉड? नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो है ये स्टेट आपके मिडिल ऑफ द
कंट्री है और यहाँ से कोई भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन का लिंक नहीं है। वही चीज अगर मैं एकदम जो कॉर्नर पे हमारे स्टेट है उनसे अगर मैं बोलूं तो वो लोग बिल्कुल जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया हमारा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से जो है यहाँ से वाटर लिंक्ड है और वाटर के थ्रू जो है फॉरेन ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि एमपी में कोई मटेरियल है जिसे कि हमें अब्रॉड सेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? जरूरी है कि उसे हम पहले एमपी से कहाँ पहुंचाएं? महाराष्ट्र में पहुंचाएं और फिर वहां से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें? महाराष्ट्र और एमपी के बीच में कैसे करें? तो इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? रेलवेज को डेवलप किया कि ये जो है पूरा जो हमारे गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सके ऐसे एरियाज से जहां पर वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो। कौन से एरिया तक? वो एरिया तक या वो स्टेट तक जहां से एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, ठीक है। तो रेलवेज को क्यों कंस्ट्रक्ट किया? ताकि ये जो मेजर पोर्ट्स हैं उनसे लिंक हो सके पूरी कंट्री, ठीक है। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि ब्रिटिशर्स किस मोटिव से ये सब कुछ कर रहे थे कि वो प्रॉफिट अर्न करें और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करें। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया ताकि उससे वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो बना सके, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। देखो रेलवेज की हेल्प से क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ। इसकी वजह से जो रिमोट एरियाज है जहां पर हो सकता है बहुत ही अच्छे रॉ मटेरियल्स मिलते हो, वो रॉ मटेरियल्स को पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं हम अब्रॉड तक। अब्रॉड में जाएंगे फॉरेन ट्रेड होगा या उनकी खुद की कंट्री में जाएंगे वो उसमें और प्रोसेसिंग करेंगे, उससे क्या वो अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि रेलवेज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों डेवलप किया। वैसे ही स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन क्यों डेवलप किया? टेलीग्राफ्स या पोस्टल सर्विसेज क्यों डेवलप किए? ताकि वो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रख सके। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों स्टैब्लिश किया है, डेवलप किया? ताकि उससे जो है वो पूरी हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें लिंक बना सके और मेन पर्पस तो कि इंडिया से इंग्लैंड तक जो है पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो पाए, ठीक है। सो आई होप कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश रूल के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफ़ी सारे सेक्टर्स पढ़ लिए हमारे, मतलब कि डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ लिए कि उस टाइम पर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये सारे सेक्टर्स में कैसे वर्किंग होती थी, उन पर क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हमने जो रिक्वायर्ड या जो एसेंशियल सेक्टर्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, ठीक है। मतलब कि अब हम क्या देखने वाले हैं? पूरे ड्रॉबैक्स देखने वाले हैं, पूरी वो चीजें देखने वाले हैं जिसने कि मतलब ब्रिटिशर्स की जिसने कि इंडिया पर एक नेगेटिव इफेक्ट डाला हो। ओके, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, वो पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि अभी तक का आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी अच्छा सा इसका टाइटल लग रहा है हमें, बिल्कुल एकदम एक ड्रामेटिक वे में रिटर्न, ब्रिटिश रूल अ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। अब देखो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो भी कैसा? सिस्टमैटिक, मतलब कि बिल्कुल ऐसे प्लान कर करके आए हों कि हमें जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट करना ही है, इस वे में हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया का वो हम समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखो सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों को ये चीज़ लिखनी है इसमें या ये चीज़ इसमें देखनी है जो कि इंडिया के लिए डिसएडवांटेजियस थी ब्रिटिश रूल के कारण, ठीक है। ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, उनके कारण हमारी इकोनॉमी पर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हुए वो सारे जो हैं वो इसमें आने वाले हैं। ओके,
So the various forms of exploitation by the Britishers on the Indian economy can be broadly analyzed with the following points. ठीक है, अब हम कुछ points देखेंगे और उससे हम समझेंगे कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को exploit किया. Okay, so India remained an agriculture country throughout the British period and its agriculture sector remained totally backward. ये चीज हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ी थी. देखो अभी इसके पहले हमने जितने भी हमारे टॉपिक्स पढ़े ना, उन सब का एक समराइज्ड फॉर्म जो है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि कैसे एग्रीकल्चर में और जो है हमारी जो कंट्री है वो डिग्रेड होती गई. राइट, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विद द यूज ऑफ हाई प्राइजेस फूड क्रॉप्स की जगह पर किस चीज में शिफ्ट करवा दिया फार्मर्स को, कैश क्रॉप्स में. राइट, मतलब कि कैश क्रॉप्स पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हाई प्राइसेस रखे थे. तो इसलिए जो हमारे फार्मर्स थे वो लोग फूड क्रॉप से शिफ्ट हो गए कहाँ पर, कैश क्रॉप्स में. अब जब वो कैश क्रॉप में शिफ्ट हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी लोकल टेरिटरी थी या फिर जो फार्मर्स थे उनके पास में फूड क्रॉप्स था नहीं. फूड क्रॉप्स दैट मीन्स अगर फूड चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था, उन्हें खरीदना पड़ रहा था. वही सेम चीज जो कि कुछ टाइम पहले वो खुद सो कर रहे थे, अब उसी को क्या करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है. और हर एक फार्मर इतना जो है वेल स्टैब्लिश्ड नहीं था, या इतना हम बोल सकते हैं कि इतना रिच नहीं था कि वो कैश क्रॉप्स को सो करे और फूड क्रॉप्स को खरीदे. ओके, जब पहले फूड क्रॉप्स की सोइंग होती थी तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारी कंट्री में फूड क्रॉप्स सफिशिएंट थे जो कि फार्मर्स खुद भी कंज्यूम कर पा रहे थे, और जो हमारे जो डिफरेंट जो लोकलाइट्स थे और जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स थे उन्हें भी इजीली जो है फूड मिल रहा था. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जब कैश क्रॉप में शिफ्ट हुए तो कैश क्रॉप जो थी वो तो क्या कर दी जाती थी, एक्सपोर्ट कर दी जाती थी इंडिया से. ओके, एक्सपोर्ट होती थी बिकॉज ये जो कैश क्रॉप्स थी ये ब्रिटिशर्स के मतलब कि इंग्लैंड में जो है वो यूज आती थी फर्दर प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, मतलब कि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के थ्रू. ठीक है, अब जब कैश क्रॉप हो गई एक्सपोर्ट, कैश क्रॉप मतलब कि हो गया रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के लिए, कैश क्रॉप हो गई एक्सपोर्ट, अब इंडिया में खाएंगे क्या, तो इसके लिए जो फूड क्रॉप्स थी उसे क्या किया, इंपोर्ट किया. राइट, फूड क्रॉप्स को किया इंपोर्ट. अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ रहा है, लोगों के पास तो पैसा नहीं है वैसे ही, कैश क्रॉप से वो कितना अर्न कर रहे हैं, उसके बाद में कैश क्रॉप से अगर वो अर्न भी कर रहे हैं तो वो वापस कहाँ लगाना पड़ रहा है, उन्हें वापस जो है फर्दर प्रोडक्शन में लगाना पड़ रहा है. और कैश क्रॉप को भी सो करने के लिए जो सीड्स चाहिए, जो पर्टिकुलर और भी डिफरेंट चीजें चाहिए, वो फ्री में नहीं मिलती है ना. फार्मर के पास में जितना वो उन्हें पैसा मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप को सेल कर उसका बहुत सारा पार्ट तो वो रॉ मटेरियल्स में लगा देते हैं. उनके पास में जो फार्मर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है. ठीक है, तो कैश क्रॉप में भी सेम था, प्रॉफिट मार्जिन कम था, उसके बाद में फूड जो है वो उन्हें खरीदना पड़ रहा था, तो ऑब्वियसली जो कम प्रॉफिट है उसमें से उन्हें फूड अब खरीदना पड़ रहा है. ठीक है, और जो उनकी बाकी नेसेसिटीज है वो भी पूरी करनी पड़ी. अब इतना लोगों के पास में पैसा था नहीं, तो इसकी वजह से क्या आया था, इसकी वजह से आया था फेमाइन. और ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डेवलप नहीं था. राइट, वो ना ही तो डेवलप था और ना ही किया गया. जो एग्रीकल्चर सेक्टर था स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम देख सकते थे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, उसके बाद में कोई प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता था. ओके, कोई प्रॉपर जो है टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. जो ऐसी हमारी एग्रीकल्चर थी पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले जैसी एग्रीकल्चर थी, उससे भी हम बोल सकते हैं कि और वो खराब हो गई, या उस सेक्टर से और जो है
कम अमाउंट जनरेट कर पा रही थी हमारी पब्लिक जब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या, न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर चले गए, न्यू प्रोडक्ट का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। तो ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, इसके वजह से और भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिग्रेड होता गया। ओके, there was commercialization of agriculture to serve the interest of Great Britain। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी इकोनॉमी थी वो टोटली बैकवर्ड कैसे थी, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अगर मैंने जितना बोला उतने में भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आपको एक ही काम करना है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो वीडियो है वो आपको देखना है। अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसका सीधा मतलब है कि आप लोगों ने वो पढ़ा ही नहीं है, तभी वो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो पहले जाकर वो पढ़ो और उसे पढ़कर आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश रूलर्स नेवर ट्राइड टू मॉडर्नाइज द प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। There was large scale destruction of world famous handicrafts and cottage industries of the country। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी कुछ नहीं किया, राइट। ब्रिटिशर्स क्या करते थे स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स हमारी जो रॉ मटेरियल्स थी उसको एक्सपोर्ट करवाते थे इंडिया से, और इंपोर्ट क्या होता था, इंपोर्ट होते थे फिनिश्ड गुड्स, राइट। और एक पर्टिकुलर उन्होंने टेरिफ पॉलिसी अप्लाई करके रखी थी। वो टेरिफ पॉलिसी क्या थी कि अगर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन अगर फिनिश्ड गुड्स को सेल कर रहे हो, मतलब कि फिनिश्ड गुड्स को आप कहीं पर भी अब्रॉड में भेज रहे हो, अब्रॉड में सेल कर रहे हो, तो उस पर हेवी ड्यूटी चार्ज की जाएगी, मतलब कि हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। तो ये जो हेवी टैक्सेस थे ये डिस्करेज करते थे हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कि वो गुड्स को, मतलब कि फिनिश्ड गुड्स को सेल करे किसी भी एक फॉरेन मार्केट में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या था इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से कि इंडिया जो थी वो रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्टर बन गई और फिनिश्ड गुड्स की इंपोर्टर बन गई, और जो इंडियन मार्केट था वो फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बन गया। ठीक है, जैसे कि फॉरेन सेक्टर में हमारी इंडस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं बची थी। वैल्यू क्यों नहीं बची थी, क्योंकि अब गुड्स ही नहीं पहुंचाते थे। वैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स थे इनका मार्केट बन चुका था। मतलब कि अब जो है हम ब्रिटेन से जो हमारे गुड्स आते थे हम उन्हें यूज करते थे और हमारे डोमेस्टिक गुड्स को हम कम यूज करते थे। रीजन ये था कि ये जो फिनिश्ड गुड्स थे ये चीप थे एज कंपेयर टू योर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे गुड्स का, जो डोमेस्टिक गुड्स का डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट था, दोनों धीरे धीरे क्या होता गया, खत्म होते गया। और ये जब हमारा जो मार्केट खत्म हो रहा है, मतलब कि अब गुड्स को प्रोड्यूस करना ही नहीं, तो इंडस्ट्रीज जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में थी उससे भी और क्या हो गई, डिग्रेड हो गई, राइट। उनमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उनके जो स्टेटस था उसमें क्या हो गया, डिग्रेशन हो गया। ब्रिटिशर्स ने कुछ भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए नहीं किया। ठीक है, ना वो कोई कैपिटल इंडस्ट्री लेकर आई, ना उन्होंने कोई मशीनरीज इंपोर्ट की इंडिया में जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि इंडिया जो है वो उन पर डिपेंडेंट रहे, इंडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नेशन ना बने, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे कोई भी चीज नहीं की थी। लेकिन उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर क्या हुआ, एक बुरा इफेक्ट ही पड़ा। ओके, सो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो एक वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारे नेशन की, या हमारी जो इंडिया थी वो हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए जानी जाती थी, वो जो पर्टिकुलर टैग था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बिकॉज अब जो है फॉरेन मार्केट में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है वो पहुंच ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो इट मीन्स जो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि काफी अच्छी चीज थी वो पूरा मार्केट ही खत्म हो गया, वो पूरी इंडस्ट्रीज ही क्या हो गई, एकदम नेग्लिजिबल पॉइंट पर आ चुकी थी। ओके, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या इफेक्ट हुआ, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है।
By following the policy of discriminatory protection, Britishers gained complete control over the entire Indian markets. वही जो अभी मैंने आप लोगों को वो जो हमारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है वो बताई टैक्स वाली कि रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट और फिनिश गुड्स के इंपोर्ट पर टैक्स नहीं होगा, अदरवाइज अगर फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करो तो उस पर टैक्स होगा। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है, कि उसकी वजह से जो है इंडियन मार्केट पर पूरा कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स जैसा चाह रहे थे वैसा इंडियन मार्केट जो है वो वर्क कर रहा था। ओके, British rulers gradually transformed the Indian economy into a primary producing country, exporting only agriculture products and raw materials necessary for industries in Britain and importing finished goods from Britain। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, वही चीज कि यहाँ पर जो हमारी इंडिया है उसको फिनिश्ड गुड का मार्केट बना दिया। ठीक है, मतलब कि इंडिया में आपको फिनिश्ड गुड्स ही मिलेंगे। इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जो एक्सपोर्ट होते थे वो ब्रिटेन के लिए जो थे वो रॉ मटेरियल्स ही थे। ओके, सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी हमारी जो कंट्री है उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, वही चीज जो पहले थी वो ऐसे नहीं थी। हम लोग जो है रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कम ही करते थे, ऐसा नहीं कि पूरा ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम एक्सपोर्ट करते थे और कम ही फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे। हम फिनिश गुड्स को भी एक्सपोर्ट करते थे लेकिन ये वाला फैक्टर अब खत्म हो चुका था ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इस वे में भी जो है इंडिया की जो वेल्थ है उसमें कमी आने लगी और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या हो गई, डिग्रेड होने लगी। ओके, to promote foreign trade and to exploit natural resources of India to their advantage, British ruler built up economic infrastructure which includes roads and railway networks, ports and shipping, irrigation and electricity, etc. देखो अब जो है फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, ओके या फिर ब्रिटिशर्स की खुद की नेसेसिटीज को कंप्लीट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो तो एक्सप्लॉइट हुई, राइट। हम भले ही बोल दें आज कि हाँ वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था इंडिया के लिए या वो जो डेवलपमेंट किया उसकी वजह से आज काफी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो एक्सप्लॉइट हुए, राइट। अगर हम आज की डेट में देखें तो रोड्स के कारण, रोड्स बनाने के कारण कितने सारे फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, राइट। बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, रहने के लिए जगह की कमी हो गई इसलिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उसको रहने लायक बनाए हम। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, राइट, हो रहे हैं ना, आज भी अगर हम बोले तो हो रहे हैं। तो सेम चीज तब भी हुई थी, क्या हुआ था, हम अभी एक्सप्लॉयटेशन बता रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो एक्सप्लॉइट किए गए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया, ना ही उन्हें बचाने के लिए कुछ किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था। ओके, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाए वो किसके लिए थे, वो उन्हीं के काम के लिए थे, वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बनाए थे, नहीं, वो ब्रिटिशर्स को उनका काम पूरा करना था इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था। ओके, द ब्रिटिश रूलर्स थॉरोली एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इकोनॉमिक ड्रेन। अब इकोनॉमिक ड्रेन क्या, जो आपका इकोनॉमिक वेल्थ है वो कम होती गई। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते गए करते गए करते गए, इसके कारण जो हमारी वेल्थ है वो कम होती गई। ठीक है, तो ये भी क्या था, एक एक्सप्लॉइटेशन ही था इंडियन इकोनॉमी का। ओके, The aforesaid nature of exploitative policy of British rulers resulted in the, अब देखो ये जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ हमारी कंट्री पे, तो इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण लार्ज स्केल पॉवर्टी आई, ओके, stagnation and backwardness of the Indian economy along with a huge drain of economic resources of the country to Great Britain, right। देखो लार्ज स्केल पॉवर्टी आई, कैसे लार्ज स्केल पॉवर्टी आई स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में,
देन उसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा आपका रिवीजन चल रहा है तो इसे ध्यान से सुने, जिससे पता है, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत ही, उसे सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा आई होप कि उसे भी आ जाएगा। एंड आपको क्या करना है, पहले जाके वो वीडियोस देखना है। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि ये जो शिफ्टिंग था फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, ओके, ये जो शिफ्टिंग हो रहा था इसकी वजह से क्या हुआ कि फेमाइन आए, राइट। फेमाइन का मतलब क्या होता है कि फूड की कमी होना, लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, वो होता है हमारा फेमाइन। तो ये जो पूरा शिफ्टिंग था इसकी वजह से क्या आया, फेमाइन आया। अब ये जो शिफ्टिंग था इसकी वजह से काफी लोगों की जो वेल्थ थी वो कम हो गई, राइट, बिकॉज फूड क्रॉप भी अगर वो प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनको ज्यादा जो है अमाउंट मिल नहीं रहा था, मनी मिल नहीं रहा था, और ना ही कैश क्रॉप में मिल पा रहा था। कैश क्रॉप में मिल रहा था तो क्या हो रहा था कि उन्हें फूड क्रॉप को परचेज करने के लिए वो मनी यूज करना था, तो कहीं से कहीं तक वो जो है प्रॉफिट में नहीं जा रहे थे। तो इसकी वजह से जो लोगों की इनकम थी वो हो गई कम, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने पढ़ा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने देखा था कि जो हमारी वो थी क्या, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उनमें क्या आ गया, उनमें आ गया था डिक्लाइन, है ना। अब उनमें डिक्लाइन आया था, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब वर्क कम कर रही थी। तो ये जो लोग थे यहाँ पे जो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्क करते थे या फिर हैंडीक्राफ्ट बनाते थे खुद, अब वो क्या हो गए, वो हो गए अनएम्प्लॉयड, राइट। अनएम्प्लॉयड हुए तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग गए किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इसकी वजह से ये जो अनएम्प्लॉयड लोग थे ये गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने की वजह से एग्रीकल्चर में क्या आया, ओवर क्राउडिंग हो गई। ओवर क्राउडिंग से हम क्या मतलब समझे कि ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे उन्हें तो अच्छे से मिल नहीं रही थी, उनकी हमने देखा यहाँ पे कि इनकम में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब वो जो उधर वाले लोग इधर आ गए तो इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गया। अब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबके लिए जो है इतनी वेल्थ जनरेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली जो पूरा ओवरऑल लोग थे हमारे, ओके, उनमें क्या देखने को मिला, पावर्टी। एंड ये वाइड स्प्रेड पावर्टी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही था। अब हमें पता है कि उस टाइम पे सर्विस सेक्टर तो वैसे भी काफी कम था, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का थोड़ा कम शेयर था। तो अब जब इन सेक्टर्स में ही लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरता जा रहा है, और जो पावर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। पावर्टी मतलब क्या, पुअर जो है वो होते जा रहे हैं, राइट, जो पुअरनेस है वो बढ़ती जा रही है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में हम गरीबी देख रहे थे, ये जो ब्रिटिशर्स के जो भी कार्य कर्म थे उनके कारण, राइट। ब्रिटिशर्स ने जो जो ये सारे काम किए थे उनकी वजह से हमारी कंट्री में क्या आया, हमारी कंट्री में लार्ज स्केल पावर्टी आई। फिर स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये पावर्टी कैसे आया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो जैसे पावर्टी आई स्टूडेंट्स, वही सेम जो रीजंस है वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे बैकवर्डनेस में। जब आपकी इकोनॉमी में पावर्टी है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे कर सकती, नहीं कर सकती, राइट। स्टैग्नेंट हो गई वो, और बैकवर्डनेस आती गई। ये चीज हम लोगों ने हर एक सेक्टर में देखा, जो हमने सारे जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर जो ब्रिटिशर ने जो भी चीजें करी सबका नेगेटिव इफेक्ट ही हुआ था, राइट। वो आप ले लीजिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, देन उसके बाद में अगर हम बोले ऑक्यूपेशनल, अगर हम डेमोग्राफिक कंडीशन भी देखें तो सब सारी चीजों में क्या था, हमें नेगेटिव पॉइंट्स ही देखने को मिले। वही जो रीजंस हैं वो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसे स्टैग्नेंट और बैकवर्ड बना रही थी, ठीक है। वो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो ही नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया ग्रो करे, ओके। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनने जो डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आए, जो रूल्स रेगुलेशन लॉज लेकर आए, उसके कारण हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी वो रुक गई,
ओके, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अलॉन्ग विद अ ह्यूज ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनका ह्यूज ड्रेन हुआ। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपके नेचुरल रिसोर्स, ओके, सबको चाहिए, ओके, आपके रॉ मटेरियल्स, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आने वाले हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉयटेशन किया तो उसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनमें ह्यूज ड्रेन आया। ये जो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज थे वो हमारी कंट्री से कहाँ चले गए? वो चले गए ग्रेट ब्रिटेन में, राइट। जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे रिसोर्सेज को उनकी कंट्री में ले गए ताकि उनकी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, ओके। और हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा। हम जो हैं बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे, या हम बोले ब्रिटेन पे कि वो जो सप्लाई कर देंगे उससे हम जो है अपनी लाइफ जी लेंगे, राइट, या निकाल लेंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हुई हमारी ब्रिटिशर्स ने, मतलब हमारे कंट्री में की, ठीक है। ब्रिटिश रूल ने इस पर्टिकुलर वे में एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, इंडिया के रिसोर्सेस को और इंडिया के लोगों को, एंड पूरी इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया, वो सब कुछ आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया। ब्रिटिशर्स की आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई, लेकिन ब्रिटिशर्स की आने की वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिली, या हम बोल सकते हैं कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए थे जो कि हम आज हमारी कंट्री में देखें तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस कहलाएंगे उनके, राइट। सो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस क्या थे जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को दिए, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। हम अगर ड्रॉबैक्स देख रहे हैं तो उसके साथ में हम जो उसके एडवांटेजेस हैं वो भी देखेंगे। हालांकि ब्रिटिशर्स का कोई ऐसा एडवांटेज नहीं था, अगर वो नहीं आते, वो नहीं रूल करते इंडिया पे तो वो सबसे बेस्ट चीज़ थी। लेकिन वो क्या है ना, ये चीज़ बोली जाती है कि हर एक चीज़ में कुछ अच्छा देखो, तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही निकालेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से अच्छा क्या हुआ, ठीक है। दैट मीन्स क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे बाय ब्रिटिशर्स ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा जितना हमने अभी तक पढ़ा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। हमने बहुत नेगेटिव देख लिया इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हमने देखे कि ब्रिटिश रूल ने क्या क्या चीज़ें की या ब्रिटिश रूल के कारण हमारी इकोनॉमी ने कैसे सफ़र किया। अब हम कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं, कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव देखना भी ज़रूरी है भाई कि अच्छा चलो ठीक है आप आए, मतलब ब्रिटिशर्स आए तो हमने उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देख ही ली, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे बाय ब्रिटिश रूल वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को एक जो उसका नेम है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, इसके नेम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रिटिश रूल ऑल्सो हैड सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दे आर डिस्कस्ड एज अंडर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था उसमें हमारी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई। कैसे बनी? देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले ब्रिटिशर्स के आने के पहले कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था? फूड क्रॉप्स का, राइट। कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, मतलब कि अगर किया भी जाता होगा तो बहुत, हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल परसेंटेज था उसका। फूड क्रॉप का जो है प्रोडक्शन किया जाता था। अब जो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेक्टर में क्या चल रहा है? प्रोडक्शन चल रहा है। अगर कैश क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन
ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल क्या लेके आया, कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट करवाया फार्मर्स को फ्रॉम फूड क्रॉप्स, राइट। तो अब जब वो कैश क्रॉप पर आए तो कैश क्रॉप क्या बता रही थी, कैश क्रॉप में भी मतलब ये हो गया कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कि हम एक और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें, राइट। सो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप, अब जो है दोनों जो क्रॉप्स हैं वो सो की जाती है हमारी कंट्री में। तो अब उसके बाद में हमें जो है किसी पर डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिया खुद सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। एंड सेल्फ सफिशिएंट होना एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है, ओके। So commercialization of agriculture initiated by the British government resulted in self-sufficiency in food grain production. Okay? Better means of transportation. Infrastructure develop किया, राइट जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश रूल आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रेलवेज बनाई, रोड्स बनाई, एयर ट्रांसपोर्ट बनाया, वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया, तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हुआ, राइट। तो वो भी एक क्या हो गई, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। भले ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हुए लेकिन फिर भी वो था तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। आज हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया है। ये इजीनेस कहाँ से देख पा रहे हो, बिकॉज कभी ना कभी इन चीजों को स्टैब्लिश किया गया, इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब जाकर आज वो हम देख पा रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, राइट। तो ये जो था ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का हमारी इकोनॉमी पर। सो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइडेड चीप and rapid transport system and opened up new opportunities of economic and social growth. Obviously जब transportation easy हो जाएगा तो grow करना भी easy हो जाएगा, right? अगर कोई भी रिमोट प्लेस पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ना बहुत स्किल्स जो है वो कूट कूट कर भरी है, तो वो अपनी स्किल्स उस एरिया में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो कहीं पर ट्रैवल करके जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की जा सकती है वहाँ पर जाकर वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर कर उन स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। पर्सनल ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक एरिया का ग्रो नहीं हो रहा है, एक एरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है, ओवरऑल सारी चीजों की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, राइट। जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर भी अब जो है हम इजीली जो है ट्रेवल कर सकते हैं, वहां पर भी जो गुड्स हैं वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इजी ग्रोथ का क्या हो रहा है, इजी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और ये जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रांसपोर्टिंग है, वो काफी चीप भी हो गई, राइट। बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि अब मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर किसी को ट्रैवल करना है या कोई चीज पहुंचानी है तो हम कैसे पहुंचाएं। Now it is easy, right? After the introduction of transportation, ठीक है। So means of transportation भी जो थे वो क्या है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का, ओके। चेक ऑन फेमाइन्स, फेमाइन क्या हो गए, भूखमरी, राइट। सो चेक ऑन फेमाइन्स, कैसे फेमाइन्स पर चेक किया जाएगा। देखो अगर कहीं पर फेमाइन आया, ओके, अब अगर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल करने की कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में वो पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन करना है उसके लिए हमारे पास में मीन्स नहीं है, ठीक है, हम नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं या हम नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। अब कहीं पर फेमाइन आया, अब वहां पर हम जो है खाना कैसे पहुंचाएं या जो दूसरी नेसेसरी चीजें हैं वो कैसे पहुंचाएं अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन है तो हम जो है वहां पर जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो इजीली पहुंचा सकते हैं, ओके। उसे हम चेक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, उसे हम पूरा स्टडी कर सकते हैं, वहां पर उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो जो फेमाइन है वो चेक करने में क्या हेल्प करता है, जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी जो कंट्रीब्यूशन थे वो हमें हेल्प करते हैं फेमाइन्स को चेक करने में, ठीक है। सो रोड्स एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन द occurrence and impact of famines as food supplies could be transported to the affected area in case of droughts, ठीक है। अब कोई भी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज आ जाए तो वो जो है हम ठीक है, हम या तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई तो वहां के लोगों को या तो हम शिफ्ट कर दें कोई ऐसी सेफ प्लेस पर, ठीक है।
तो वो जो लोगों को शिफ्ट कैसे करेंगे, ट्रैवलिंग होना चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रैवलिंग है वो होनी चाहिए, या फिर हम उन तक जो नेसेसरी आइटम्स है वो पहुंचा दें, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीजें पॉसिबल कैसे हुई, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तब, ठीक है। फिर शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले हमारी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी थी या कौन सा पर्टिकुलर सिस्टम अप्लाई किया जाता था, यूज किया जाता था, दैट वाज बार्टर सिस्टम। पहले मनी नहीं होता था, बार्टर एक्सचेंज जो था वो यूज किया जाता था, गुड्स टू गुड्स जो है वो पूरा क्या किया जाता था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हुआ करता था, राइट। सो बार्टर सिस्टम से शिफ्ट होना मॉनेटरी इकोनॉमी में, ये किसका कंट्रीब्यूशन था, ये कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का, ओके। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ये चीजें चालू की कि कोई कमोडिटी, एक स्पेसिफिक कमोडिटी होनी चाहिए जो कि आप एक्सचेंज के लिए यूज कर सको, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का। अगर वही सेम बार्टर एक्सचेंज आज तक चलता रहता तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हम जैसे आज कर पा रहे वैसे तब नहीं हो पाता। बहुत प्रॉब्लम होती हमें ये देखने में कि ये कौन सा गुड हमें चाहिए, किसको देना है, क्या करना है, मतलब जो हम लोगों ने बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स पढ़े हैं वो सारे इसमें आते हैं। एंड बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स कहाँ पढ़े हैं, आई होप कि आप लोगों को याद होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। जब हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था तो उसमें हमने स्टार्टिंग ही बार्टर सिस्टम से की थी, बार्टर एक्सचेंज से की थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी वो चीज पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो वो जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो सारे जो हैं, अगर बार्टर एक्सचेंज अभी तक चलता तो हमें वो ड्रॉबैक्स या वो डिसएडवांटेजेस के साथ में जो है वो एक्सचेंज करना पड़ता। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस बार्टर सिस्टम को शिफ्ट किया फ्रॉम गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज टू सम मॉनेटरी एक्सचेंज। उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी या फिर किसी भी काइंड ऑफ गोल्ड सिल्वर जो भी है यूज किया और वो एज अ मनी यूज हुआ था, ओके। सो ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ओके। फिर आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी स्टूडेंट्स, वो एडमिनिस्ट्रेटिव थी ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, कि हाँ वो लोग जो है हमारे ऊपर रूल करते थे, है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का क्या मतलब हो गया कि भाई अगर वो रूल कर रहे हैं तो उनकी जो पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करनी है वो भी तो कहीं पर उनको बैठ के करनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी ना कि एक ने सोचा और उसने इंप्लीमेंट कर दिया बिना दूसरों से पूछे, नहीं ना, पूरी मीटिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ होगी, ये सेटअप करके रखा उन्होंने, ओके। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था ये क्या, इसने कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। The British government had an efficient administrative system which served as the ready reckoner for Indian politicians. ये किसके हेल्प में आया, इंडियन पॉलिटिशियंस की हेल्प में। ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ओके, जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल न्यू रूल्स और सब कुछ आ गया, धीरे धीरे आए सारे रूल्स, सारे जो डिफरेंट हमारे लॉज थे वो बने, तो वो धीरे धीरे हुआ, राइट, ऐसे एकदम से नहीं हुआ। तो इसको बेस कहाँ से मिला, इसको बेस मिला ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे वहां से। ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो उन्होंने एज अ बेस लिया। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी लॉज बने हुए हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो सब कुछ हमारे मन से बनाए हुए नहीं है। वो हर एक कंट्री के जो पर्टिकुलर कुछ रूल्स एंड लॉज होते हैं, हर एक कंट्री में से हमने कुछ ना कुछ लिया है और उसे हमारी कंट्री का लॉ बनाया है, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक थोड़ा हमें बेस मिला, जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था, जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो एज अ बेस मिला। और फिर उसकी हेल्प से वो एक, हम बोल सकते हैं कि एक रेडीमेड चीज मिल गई कि हाँ इसकी हेल्प से आप आपका जो फर्दर और भी आपको चेंजेस करने वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का।
आई होप कि आप लोगों को ये जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिश रूल के, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ब्रिटिश रूल के जो कंट्रीब्यूशंस थे वो पॉजिटिव कम थे, नेगेटिव ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी कुछ जो उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिए थे वो देखना भी ज़रूरी था हमारे लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो पढ़ा है वो। ओके एंड अभी तक का जितना भी हमने पूरा ये जो चैप्टर पढ़ा है वो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, आई होप सो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में मस्ती भी करते रहिए और चिल रहिए। टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ को क्या करना है, आराम आराम से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लोगे। थैंक यू।